नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः से आप सभी का ग्लोबल करियर इंस्टीट्यूट बादरा में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है बल, गति व गति के नियम। यहाँ पर हम विशेष रूप से आज की क्लास जो 01 क्लास है उसमें बल को हम परिभाषित करेंगे और बल के प्रकार जो है वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक, और जिसका नाम क्या है, बल है। दोस्तों सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि बल क्या है। बल एक ऐसा बाहरी कारक है जो किसी वस्तु पर जब लगता है तो वो उस वस्तु के आकार और उस वस्तु की स्थिति में क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है, अथवा परिवर्तन करने का क्या करता है, प्रयास करता है। यानी वह बाहरी कारक जो किसी वस्तु अथवा पिंड की स्थिति में या उसके आकार में परिवर्तन कर दे या परिवर्तन करने का प्रयास करे तो उसको हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे कोई हमारे सामने मेज अथवा स्टूल पड़ा है या कोई वस्तु पड़ी हुई है और जब उस पर हम कोई बाहरी कारक आरोपित करते हैं तो उसकी स्थिति में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। इसका मतलब हमने उस पर क्या लगाया है, बल लगाया है। और बल लगा करके हमने उसकी जो पोजीशन है, जो उसकी स्थिति है, उसमें क्या कर दिया है, परिवर्तन कर दिया है। अब हम दीवार पर बल लगा रहे हैं, दीवार पर बाहरी कारक लगा रहे हैं। हालांकि हमने बाहरी कारक इस पर लगाया है लेकिन इसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन हमने स्थिति में परिवर्तन करने का प्रयास किया, तब भी ये किसकी श्रेणी में आएगा, बल की श्रेणी में आएगा। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि वह बाहरी कारक जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करे, ऐसा बाहरी कारक क्या कहलाता है, हमारा बल कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, हमारा न्यूटन होता है। ये हमने दूसरा ये भी ध्यान में रखना है, बल एक कैसी होती है, सदिश राशि होती है। बल कैसी होती है कि सदिश राशि होती है। बल का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, हमारा न्यूटन होता है एसआई पद्धति में। और सीजीएस पद्धति में जो मात्रक होता है वो हमारा क्या होता है, डाइन होता है। दोस्तों जब हम गति के नियम पढ़ेंगे और गति के नियम के अंदर भी न्यूटन की गति के दूसरे नियम से हम बल का मात्रक प्राप्त करते हैं तो वहां हम इसको और ज्यादा तरीके से परिभाषित करेंगे। लेकिन आपने पढ़ा होगा कि जो बल होता है दोस्तों, जो बल होता है वो किसके बराबर होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण के बराबर होता है। द्रव्यमान का मात्रक आप सभी जानते हैं, बल को हम एफ लिख ले, बल को हम क्या लिख ले, एफ लिख ले। द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, किलोग्राम होता है। क्या होता है, किलोग्राम। और त्वरण का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इस प्रकार से हम एक न्यूटन बल की परिभाषा दे सकते हैं। बताओ भाई एक न्यूटन बल की परिभाषा क्या होगी। देखिए एक न्यूटन बल क्या होगा, इसकी परिभाषा देखिए। अगर हम द्रव्यमान यानी m का मान 1 ले ले और त्वरण का मान भी 1 ले ले तो एक न्यूटन बल की परिभाषा हमारे पास आ जाती है। एक न्यूटन बल क्या है, एक न्यूटन बल का मान वह मान होता है जो 1 किलोग्राम की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का क्या उत्पन्न कर दे, त्वरण उत्पन्न कर दे। आप सभी को पता है द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और द्रव्यमान एक अदिश राशि होती है। लेकिन त्वरण जिसको हम परिभाषित करते हैं वेग में परिवर्तन की दर के रूप में, वेग में परिवर्तन जो होता है समय के सापेक्ष, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, त्वरण बोलते हैं। और त्वरण क्या होती है, एक सदिश राशि होती है। तो बल भी क्या होती है दोस्तों, एक सदिश राशि होती है। ध्यान में रखना है, जब हम भौतिक राशियों के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने वहां पर दो तरह की भौतिक राशियों को परिभाषित किया, एक सदिश राशि और दूसरी कौन सी थी, हमारी अदिश राशि। सदिश राशि कौन सी राशियां होती है, जिनको पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, सदिश राशियां बोलते हैं। और अदिश राशि किनको कहा जाता है, जिनको पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है और दिशा की आवश्यकता नहीं होती। इसका विभाजन हमने वहां पर किया था कि जैसे दूरी है, दूरी कैसी राशि है, हमारी अदिश राशि है। दूरी किसको कहते हैं, कुल तय किया गया जो पथ की लंबाई है उसको हम क्या कहते हैं, दूरी। और सीधी दूरी
जिसको हम कहते हैं विस्थापन, जिसको क्या कहते हैं विस्थापन। तो विस्थापन तो हमारा सदिश है और दूरी क्या है हमारा अदिश है। इसी प्रकार से चाल क्या है आपकी अदिश है और वेग क्या आपका सदिश है। इसके अलावा हमने त्वरण की बात करी, त्वरण भी क्या है आपका सदिश राशि है। इसके अलावा बल है, आवेग है, ये सभी भौतिक राशियां कैसी होती है सदिश राशि। तो उनमें बल भी एक ऐसी राशि है जो कैसी राशि है सदिश राशि है। कैसी राशि है सदिश। इसका मात्रक आपको ध्यान में रखना है, बल का मात्रक क्या होता है भाई न्यूटन होता है। और न्यूटन किस में होता है एसआई पद्धति में होता है। और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है डाइन होता है। क्या होता है डाइन। चलिए एम की इस पद्धति को हम सीजीएस पद्धति में बदल लेते हैं। आपने पढ़ा होगा एमकेएस जो पद्धति होती है, कौन सी पद्धति एमकेएस जो पद्धति होती है उसके अंदर हम दूरी को किस में मापते हैं मीटर में, और ये किस में मापते हैं किलोग्राम में द्रव्यमान को, और समय को किस में मापते हैं अपन सेकंड में मापते हैं। किस में मापते हैं सेकंड में। जबकि जो सीजीएस पद्धति होती है, सीजीएस जो पद्धति होती है उसमें दूरी को मापते हैं हम सेंटीमीटर में। किस में मापते हैं भाई सेंटीमीटर में, और इसको माप लेते हैं अपन ग्राम में। और समय जो होता है तीनों ही पद्धतियों के अंदर क्या लिया जाता है दोस्तों सेकंड लिया जाता है। तीनों ही पद्धतियों में क्या लिया जाता है सेकंड। अब हम 1 न्यूटन को डाइन में या हम कहें कि सीजीएस पद्धति में बदलेंगे। तो आपको पता है हमने कहा कि 1 न्यूटन जो मान होता है वो किसके बराबर होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन किसके बराबर हो गया भाई 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम होते हैं। कितने होते हैं 1000। तो यहाँ पर लिख लेते हैं अपन 1000 ग्राम। और मीटर में कितने होते हैं भाई 100 सेंटीमीटर होते हैं। और सेकंड की जगह हम सेकंड लिख लेते हैं। तो 1 न्यूटन का जो मान होगा वो 10 की घात 5 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। और 1 न्यूटन को इसी को हम लिखते हैं 10 की घात 5 डाइन लिखते हैं। क्या लिखते हैं भाई 10 की घात 5 डाइन। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार हमें पूछ लिया जाता है कि 1 न्यूटन बल का मान किसके बराबर होता है। तो आपको सीधे सीधे याद रखना है, कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है, सीधे सीधे आपको याद रखना है कि 1 न्यूटन बल का मान 10 की घात 5 डाइन के बराबर होता है। जी हाँ दोस्तों 1 न्यूटन बल का मान किसके बराबर होता है 10 की घात 5 डाइन के बराबर होता है। उसके बाद देखो अपने को जो प्रकृति के अंदर मूलभूत बल है उनके बारे में पढ़ना है। तो दोस्तों प्रकृति में अपने 4 मूलभूत कण हैं। कितने हैं 4 मूलभूत कण हैं। इसके अलावा और भी हम इसमें बलों के प्रकार पढ़ेंगे, लेकिन जो मुख्य रूप से मूलभूत कण जिनको मूलभूत बल जिनको कहा जाता है फंडामेंटल फोर्सेस जिनको कहा जाता है वो 4 है। कौन कौन से हैं। पहला है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा है गुरुत्वाकर्षण बल, हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। दूसरा जो बल है वो है विद्युत चुंबकीय बल। कौन सा है विद्युत चुंबकीय बल है। तीसरा जो बल है वो कौन सा है परबल नाभिकीय बल है। और चौथा जो बल है जिसको हम क्या कहते हैं दुर्बल नाभिकीय बल कहते हैं। चलिए दोस्तों एक एक करके सभी बलों के बारे में हम पढ़ते हैं। और पहला बल है हमारा कौन सा गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है F वो क्या होता है। देखिए कई बार दो वस्तुओं के बीच में जो कि आपस में संपर्क में नहीं है लेकिन फिर भी उनके बीच में एक बल लगता है, उसी बल को हम क्या कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो किस कारण से लगाती है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लगाती है। और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा जो बल जो गति कर रहा है वो भी किस कारण से कर रहा है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कर रहा है। तो दो कणों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल, दो कणों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। जब दो वस्तु संपर्क में नहीं है लेकिन फिर भी उनके बीच में क्या लग रहा है हमारा बल लग रहा है, इस बल को हम क्या कहेंगे गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो हल्की वस्तुओं पर लागू नहीं होता है। दो हल्की वस्तुएं अगर पास पास में भी है तो उन पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगेगा। लेकिन दो भारी पिंड है और उनके बीच की दूरी अगर ज्यादा भी है, जैसे सूर्य जो है वो हमारी पृथ्वी से काफी दूरी पर है
चंद्रमा जो है वो हमारी पृथ्वी से काफी दूरी पर है, लेकिन फिर भी उनके बीच में बल लग रहा है। इसका कारण क्या है कि क्योंकि दोनों जो पिंड है उनके द्रव्यमान जो है वो बहुत ज्यादा है। तो आपको याद रखना है, हल्की व छोटी वस्तुओं के लिए गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, नगण्य होता है। जैसे मेरे हाथ में ये दो हल्की और छोटी वस्तुएं रखी हुई है, अब इनके बीच में बल नहीं लग रहा क्योंकि ये हल्की और छोटी वस्तुएं, हालांकि ये कम दूरी पर है, लेकिन फिर भी इनके बीच में बल नहीं लगता। जबकि पृथ्वी और चंद्रमा काफी भारी पिंड है, उनके बीच में काफी दूरी होने के बाद भी बल लगता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल की विशेषता यही है कि ये तभी काम करता है जब दो भारी पिंड कुछ दूरी पर हो, तब ये बल कार्य करता है। किंतु दूरी पर निर्भर होने के कारण खगोलीय पिंडों के लिए ये बल क्या है, महत्वपूर्ण है, और उपलब्ध बलों में ये सबसे कमजोर बल है। ये भी दोस्तों आपको याद रखना है। इसकी जो परास होती है वो तो अनंत होती है। अनंत का मतलब काफी दूरी पर दो पिंड है, फिर भी उनके बीच में क्या लग रहा है, बल लग रहा है। तो परास तो इसकी अनंत होती है, लेकिन जितने भी बल प्रकृति के अंदर है उन बलों में ये कैसा है, सबसे कमजोर बल है, सबसे दुर्बल बल माना जाता है। और दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि F जो होता है, बल जो होता है, वो दो वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। और उनके बीच की दूरी r के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। दो पिंडों के बीच में अगर बल लग रहा है, मान लो कि ये दो पिंड आपके, ए पिंड है और ये कौन सा है, बी पिंड है, और इनके बीच की दूरी क्या है, r है। इसका द्रव्यमान m1 है और इसका द्रव्यमान m2 है। अगर द्रव्यमान ज्यादा होगा तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान भी क्या होगा दोस्तों, ज्यादा होगा। अगर द्रव्यमान कम है तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान भी क्या होगा, कम होगा। जबकि दूरी के ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी अगर आप बढ़ा दोगे तो बल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूरी कम कर देंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दोनों को अगर हम एक साथ लिखें तो यूं लिख सकते हैं, F समानुपाती m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब यहाँ से एक प्रश्न काफी बार पूछ लिया जाता है, चलिए वो देख लेते हैं। हमें पता है कि F बराबर लिख करके लिख लेते हैं, एक बार समानुपातिक चिन्ह लगा करके उसको हटा देते हैं, और यहाँ पर हमने लिखा है r स्क्वायर। प्रश्न ये पूछा जाता है कि अगर दूरी को दुगना कर दे तो गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दूरी को अगर हमने दुगना कर दिया यहाँ पर, तो आप देख पा रहे हो दोस्तों, दूरी को हमने क्या किया है, दुगना किया है। यानी r की जगह क्या लिख लिया हमने, 2r लिख लिया। तो ये क्या बन गया भाई आपका, m1 m2 अपॉन कितना हो गया, 4r स्क्वायर। यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1/4 डॉट f, 1/4 डॉट f। यानी कि दूरी को दुगना करने पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/4। और दूरी को कम कर देंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान बढ़ जाता है। इस प्रकार का प्रश्न जो है वो आपसे पूछ लिया जाता है। आपको ध्यान में रखना है, दूरी को आप चेंज कर दो और देखो कि प्रारंभिक जो स्थिति है उससे कितना परिवर्तन इसमें हो रहा है। ये हमारा गुरुत्वाकर्षण बल था, और ये उपलब्ध बलों में काफी महत्वपूर्ण भी है। तो आपके बेसिक के हिसाब से, आपके एग्जाम की दृष्टि से आपको इतना ही याद रखना है कि दो कणों के बीच में लगने वाला वह आकर्षण बल, दो कणों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और ये गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान है वो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, और उनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके बाद विद्युत चुंबकीय बल जो होता है, विद्युत चुंबकीय बल में कौन सा होता है भाई, विद्युत बल भी होता है और साथ में क्या होता है, चुंबकीय बल होता है। और दोनों को मिलाकर के हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय बल। ठीक है, विद्युत चुंबकीय जो बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल से क्या होता है, अधिक शक्तिशाली होता है। हमने पढ़ा कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो उपलब्ध बलों में सबसे कमजोर बल माना जाता है, उपलब्ध बलों में सबसे कमजोर बल माना जाता है। लेकिन विद्युत चुंबकीय जो बल होता है वो क्या होता है भाई,
उपलब्ध जो गुरुत्वाकर्षण बल है उससे क्या होता है, अधिक शक्तिशाली होता है। उसके बाद प्रबल नाभिकीय बल है। प्रबल नाभिकीय बल जो है विशेष रूप से हम बात करें तो किन के बीच में लगता है, तो यहाँ पर हमने कहा कि नाभिक के अंदर दो प्रोटॉन है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में बल लगता है, अथवा किसके बीच में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में बल लगता है। अपने को पता है कोई भी परमाणु है और उसके परमाणु के अंदर जो नाभिक है उसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधे रखने वाला जो बल होता है उस बल को हम क्या कहते हैं, अपन नाभिकीय बल कहते हैं। नाभिकीय बल क्या होता है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधे रखता है। और ये जो बल होता है वो क्या होता है, प्रबल नाभिकीय जो बल होता है वो क्या होता है, प्रकृति में उपलब्ध बलों में सबसे प्रबल होता है। ये बल सबसे बल जो अधिक शक्तिशाली होता है, गुरुत्वाकर्षण बल से क्या होता है, अधिक शक्तिशाली होता है। जैसे दुर्बल बल होता है उसी प्रकार, जैसे प्रबल बल होता है उसी प्रकार से क्या होता है, दुर्बल बल भी होता है। ये बल रेडियो सक्रियता के दौरान प्लस कण के उत्सर्जन के कारण उत्पन्न होता है और यह गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक शक्तिशाली होता है। देखिए जो दोनों बल है, चाहे वो दुर्बल नाभिकीय बल है चाहे वो प्रबल नाभिकीय बल है, दोनों ही बल जो होते हैं वो गुरुत्वाकर्षण बल से क्या होते हैं, अधिक शक्तिशाली होते हैं। अब देखिए इनको एक बार दोबारा से देखिए। अगर हम बात करें गुरुत्वाकर्षण बल की तो इसकी सामर्थ्य कही जाती है एक, यानी कि 1 होती है, और इसकी जो प्रास होती है वो अनंत होती है। यानी कि जैसे ब्रह्मांड के अंदर अनंत पिंड है और उनके बीच में क्या लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, यानी काफी दूरी होने के बाद भी उनके बीच में क्या लग रहा है, बल लग रहा है। तो प्रास कितनी होती है इसकी, अनंत होती है। क्या होती है, अनंत होती है। और अंतरिक्ष में जितनी भी वस्तुएं हैं, अंतरिक्ष में जितनी भी वस्तुएं हैं, जैसे सूर्य और पृथ्वी के बीच में बल लग रहा है, कौन सा बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में बल लग रहा है, कौन सा बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। इसके अलावा भी जितने भी पिंड है, जैसे सूर्य के चारों जितने भी ग्रह चक्कर लगाते हैं तो वो किस कारण से लगा पाते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लगा पाते हैं। तो ब्रह्मांड के अंदर, अंतरिक्ष के अंदर सभी वस्तुओं के बीच में ये बल लगता है जिसका नाम क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। उसके बाद हमने बात करी विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत बल प्लस चुंबकीय बल, इसका जो सामर्थ्य होता है वो 10⁻36 होता है। तुलनात्मक रूप से क्या होता है, ये छोटा होता है, यानी कि कम दूरी पर लगता है। और ये जो बल लगता है वो किन के बीच में लगता है, जो आवेशित कण होते हैं, जो आवेशित कण होते हैं उनके बीच में लगने वाला बल कैसा होता है, कैसा होता है भाई, विद्युत चुंबकीय बल। उसके बाद हमने प्रबल नाभिकीय बल की बात करी तो इसकी सामर्थ्य काफी ज्यादा होती है और प्रकृति में उपलब्ध बलों में ये सबसे प्रबल बल होता है। और इसकी प्रास जो होती है वो बहुत कम होती है, लगभग 10⁻⁻15 मीटर की, यानी ये कम दूरी पर लगने वाला बल है। लेकिन प्रकृति में उपलब्ध बलों में क्या है, ये सबसे प्रबल बल है। नाभिकीय कणों के बीच में बल लगता है। फिर दुर्बल नाभिकीय बल जो है, इसकी सामर्थ्य प्रबल से कम होती है और इसकी प्रास भी बहुत कम होती है, लगभग 10⁻16 मीटर के बराबर। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के बीच में लगने वाला बल। कुल मिलाकर के हम बात करें सामर्थ्य के अनुसार तो सबसे प्रबल बल कौन सा है हमारा, सबसे प्रबल बल कौन सा है, प्रबल नाभिकीय बल है। फिर विद्युत चुंबकीय बल है, फिर दुर्बल नाभिकीय बल है, और उसके बाद कौन सा बल है हमारा, गुरुत्वाकर्षण बल है। तो ये सामर्थ्य के अनुसार आपको ध्यान में रखना है, प्रकृति के अंदर जितने भी बल है उनमें सबसे कमजोर बल कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण बल है। हालांकि इसकी प्रास जो होती है वो क्या होती है, अनंत होती है, यानी काफी दूरी पर ये बल लगता है। और दूसरा प्रबल नाभिकीय बल जो होता है, इसकी प्रास बहुत कम होती है, लेकिन इसकी सामर्थ्य जो होती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब हम बलों के प्रकार की बात करते हैं। पहले संतुलन के आधार पर बल कौन कौन से होते हैं। संतुलन के आधार पर बात करें तो एक तो होता है हमारा संतुलित बल, क्या होता है, संतुलित बल। और एक होता है हमारा असंतुलित बल। एक तो होता है संतुलित बल और एक होता है असंतुलित बल। संतुलित बल क्या होता है, जैसे ये कोई वस्तु है
और इस वस्तु पर हमने क्या किया, समान सभी दिशाओं में समान बल लगा दिया। क्या किया हमने, कोई वस्तु है और उसके चारों तरफ चार तगड़े तगड़े आदमी खड़े कर दिए और चारों की सामर्थ्य क्या है, बराबर है, शक्ति सामर्थ्य बराबर है। एक इधर खींच रहा है, एक उधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है और एक इधर खींच रहा है, तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। हालांकि ये लोग क्या कर रहे हैं, परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं, बल्कि परिभाषा में हमने यही पढ़ा कि वह भारी कारक जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करे, उसको हम क्या कहते हैं भाई, बल कहते हैं। अब देखो इसमें परिणामी बल क्या होगा, शून्य होगा। संतुलित बल के अंदर परिणामी बल क्या होगा, संतुलित होगा। किसी वस्तु को समान बल से प्रत्येक दिशा में खींचा जाना, यानी यहाँ पर वस्तु की स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि सभी दिशाओं के अंदर क्या लग रहा है, समान बल लग रहा है। सभी दिशाओं में क्या लग रहा है, समान बल लग रहा है। तो इस बल को हम क्या कहेंगे भाई, संतुलित बल कहेंगे। क्या कहेंगे, संतुलित बल कहेंगे। अब देखो एक होता है असंतुलित बल। क्या होता है, असंतुलित बल, और इसमें परिणामी बल शून्य नहीं होता है। परिणामी बल शून्य नहीं होता है। जैसे रस्सा कस्सी में रस्सी पर लगने वाला बल। अब देखो ये जैसे रस्सी है, इधर कमजोर आदमी खड़े हैं या कम आदमी खड़े हैं और इधर ज्यादा खड़े हैं, या एक व्यक्ति मोटा तगड़ा खड़ा है, तो आपको पता है जिधर सामर्थ्य ज्यादा होगा उधर बल क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। इसका मतलब रस्सी जो है वो संतुलन की अवस्था में नहीं रह सकती। तो एक तरफ बल क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, एक तरफ बल क्या लग रहा है, कम लग रहा है, और इस स्थिति के अंदर परिणामी जो बल है वो शून्य नहीं होगा, परिणामी बल शून्य नहीं होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे भी, असंतुलित बल। याद रखना है, संतुलित बल की स्थिति के अंदर परिणामी बल क्या होता है, शून्य होता है, जबकि असंतुलित बल जो होता है उसमें परिणामी बल शून्य नहीं होता है। जैसे हम कहें कि भाई एक तरफ है, इस वस्तु के एक तरफ 10 न्यूटन का बल लग रहा है और एक तरफ इधर है 5 न्यूटन का बल लग रहा है, तो परिणाम इधर की ओर जाएगा, यानी परिणामी बल कितना आएगा, 5 न्यूटन का बल आएगा। कितना आएगा, परिणामी बल कितना आएगा, 5 न्यूटन का बल लग। और इस स्थिति के अंदर मान लो कि 5 इधर लग रहा है, 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 तो परिणामी बल क्या आएगा आपका, शून्य आएगा। परिणामी बल क्या आएगा आपका, शून्य आएगा। चलिए अब हम दूसरा प्रकार पढ़ते हैं। एक होता है हमारा संपर्क बल और एक होता है हमारा असंपर्क बल। जैसे अभी मैं इस बोतल को मैंने उठाया है और ये मेरा हाथ जो है वो इस बोतल को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। हाथ क्या कर रहा है, इस बोतल को टच कर रहा है। जब हम किसी वस्तु के संपर्क में होते हैं, जब हम किसी वस्तु के संपर्क में होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, संपर्क बल कहते हैं। और बिना संपर्क के ही बल लगे, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी काफी ज्यादा है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी काफी ज्यादा है, फिर भी उनके बीच में क्या लग रहा है, बल लग रहा है। तो इसको हम क्या क्या कहते हैं, असंपर्क बल। तो इसमें वस्तुओं का संपर्क क्या होता है, जरूरी होता है। दो वस्तु क्या आनी चाहिए, आपस में संपर्क में होनी चाहिए, टच में होनी चाहिए, समान व विपरीत बल लगता है। असंपर्क बल, क्षेत्र बल जिसको कहा जाता है, संपर्क इसमें जरूरी नहीं होता। जैसे कि हमने बात करी गुरुत्वाकर्षण बल की। जैसे देखो दोस्तों यहाँ पर जो है कॉन्टैक्ट जो फोर्सेज है वो देखिए, यहाँ पर ये व्यक्ति इस वस्तु को क्या दे रहा है, धक्का दे रहा है, पुश कर रहा है इसको। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, इसको टच कर रहा है। क्या कर रहा है, टच कर रहा है। जब ये इधर धक्का दे रहा है तो इधर क्या लग रहा है, घर्षण बल लग रहा है, जो कि परिमाण में क्या होगा। अब ये दो व्यक्ति है, इनके बीच में भी क्या हो रहा है, संपर्क हो रहा है। संपर्क हो रहा है तो ये कौन से बल की श्रेणी में आएगा, संपर्क बल की श्रेणी में आएगा। ये व्यक्ति जो है वो कोई वस्तु जो है लिफ्ट कर रहा है, यानी उठा रहा है, कोई वस्तु को उठा रहा है, तो क्या करेगा, टच करके उठाएगा, तो ये भी कौन सा बल है, संपर्क बल है। या जैसे आप कुएं से पानी की बाल्टी को बाहर खींचते हैं तो आप उसको टच करते हैं, और ये बल भी कैसा है, संपर्क बल है। और इस बल को हम बोलते हैं पेशीय बल। कौन सा बल बोलते हैं, पेशीय।
जब हमारी पेशियों द्वारा किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, पेशीय बल। जैसे कोई बैल है, बैलगाड़ी को खींचता है तो उस पर कौन सा बल लग रहा है, पेशीय बल लग रहा है। और पेशीय बल कैसा होता है हमारा, संपर्क बल होता है। कैसा बल होता है, संपर्क बल होता है। और असंपर्क बल के अंदर वस्तुओं का आपस में संपर्क होना जरूरी नहीं है। असंपर्क बल में वस्तुओं का आपस में संपर्क होना जरूरी नहीं है। जैसे कि हमने बात करी किसकी, गुरुत्वाकर्षण बल की। और ये कलाकारी तो आपने बचपन में की होगी, कंघे को सर से रगड़ा होगा। कंघे को सर से रगड़ते हैं और फिर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेकर के जाते हैं तो वो कंघे से क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। कंघे से क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। उसको टच नहीं करवाना है, उसको संपर्क में लेकर के नहीं आना है, लेकिन फिर भी उसके टच हो जाते हैं। तो ये बल किस श्रेणी में आएगा, असंपर्क बल की श्रेणी में आएगा। किस श्रेणी में आएगा, असंपर्क बल की श्रेणी में आएगा। उसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं जड़त्व की। क्या करते हैं, जड़त्व की। जैसे हम कोई बच्चा बुद्धि से कमजोर होता है तो हम कब बोल देते हैं कि वो जड़ बुद्धि है, बोलते हैं कि नहीं बोलते, जड़ बुद्धि। दो अवस्थाएं होती है, एक जड़ अवस्था और एक चेतन अवस्था होती है। जड़ अवस्था का मतलब जो जैसी स्थिति के अंदर है वो वैसी स्थिति में बने रहने का क्या करता है, प्रयास करता है। और वस्तुओं का यह जो गुण होता है उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। यानी वस्तुओं का वह गुण जिसके कारण वे अपनी विराम अवस्था अथवा एक समान गति में परिवर्तन का विरोध करती है, क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। क्या कहलाता है, जड़त्व। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में बने रहने का प्रयास करती है। अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो वो गति की अवस्था में बने रहने का प्रयास करती है। तो इसी गुण को क्या कहते हैं अपन, जड़त्व कहते हैं। और जड़त्व जो होता है वो तीन तरह का होता है। एक होता है विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व का मतलब है कोई वस्तु अगर विरामावस्था में है, जी हाँ दोस्तों, कोई वस्तु अगर विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में बने रहने का प्रयास करती है। अगर कोई वस्तु किसी गति की अवस्था में है तो वो गति की अवस्था में बने रहने का प्रयास करती है। और तीसरा जो है हमारा दिशा का जड़त्व, यानी किसी दिशा के अंदर गतिमान है तो वह वस्तु उसी दिशा के अंदर गतिमान बने रहने का प्रयास करती है। और वस्तुओं का यह गुण, जी हाँ दोस्तों, वस्तुओं का यह जो गुण होता है उसी को हम क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। जब हम न्यूटन की गति के नियम पढ़ेंगे, जब हम न्यूटन की गति के नियम पढ़ेंगे तो ये जड़त्व जो है हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है उसी को हम क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। तो जड़त्व हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। कई बार एग्जाम के अंदर सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि न्यूटन की गति का कौन सा नियम, न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व का नियम भी कहलाता है। तो कौन सा नियम कहलाता है, प्रथम नियम कहलाता है। इनको हम यहाँ पर विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, गति के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद हम घर्षण बल के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम गति की बात कर लेते हैं। गति क्या होती है, गति क्या होती है। देखिए, यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है तो वस्तु गति की अवस्था में होती है। यदि समय के साथ परिवर्तन न हो तो वस्तु किस अवस्था में होती है दोस्तों, विरामा अवस्था में होती है। किस अवस्था में होती है, विरामा अवस्था में होती है। इसको आप यूं समझ सकते हैं, जैसे मैं अभी जो है 9 बजे इस जगह पर खड़ा हूं और 9:05 के बाद भी मैं यहीं पर खड़ा हूं, यानी कि समय बदल गया, समय बदल गया, समय गुजर गया, लेकिन मेरी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों, समय के सापेक्ष यदि किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है तब हम कहते हैं कि वस्तु गति नहीं कर रही है। वस्तु गति नहीं कर रही है, इसका मतलब वस्तु जो है वो किस अवस्था में है, विरामावस्था में है। जी हाँ दोस्तों, वस्तु क्या किस अवस्था में है, विरामावस्था में है। तो गति की परिभाषा क्या है, यदि समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है, जी हाँ, समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है
तब हम कहते हैं कि वस्तु क्या कर रही है, गति कर रही है। जैसे 9 बज के मैं यहाँ हूँ और 9:05 पर मैं जैसे मान लो यहाँ पर आ गया, इसका मतलब मेरी स्थिति में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। और जब समय के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, गति कहते हैं। देखिए, दो मोटरसाइकिल एक ही दिशा में समान वेग से चल रही है, एक ही दिशा में जा रहे हैं और समांतर जा रहे हैं। अगर हम कहें एक मोटरसाइकिल की दूसरे मोटरसाइकिल के सापेक्ष क्या स्थिति में परिवर्तन हुआ, नहीं हुआ। दो मोटरसाइकिल समांतर चल रहे हैं और एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो एक दूसरे के सापेक्ष उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तब हम कहेंगे कि मोटरसाइकिल किस अवस्था में है, विरामावस्था में। हालांकि वो चल रहे हैं, फिर भी हम क्या कहेंगे, विरामावस्था में। लेकिन वही मोटरसाइकिल की अगर हम बात करें सड़क किनारे पेड़ के सापेक्ष, जी हाँ, पेड़ के सापेक्ष मोटरसाइकिल की स्थिति में क्या हो रहा है, समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है। तो पेड़ के सापेक्ष तो मोटरसाइकिल किस अवस्था में है, गति की अवस्था में। अगर मोटरसाइकिल समांतर चल रहे हैं और एक ही दिशा में चल रहे हैं तो उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन एक दूसरे के सापेक्ष नहीं हो रहा है। लेकिन शर्त क्या है, दोनों का वेग क्या होना चाहिए, समान होने चाहिए। तब वे एक दूसरे के सापेक्ष किस अवस्था में है भाई, विरामावस्था में है। परंतु सड़क के किनारे पेड़ पौधों के सापेक्ष, जी हाँ, सड़क के किनारे पेड़ पौधों के सापेक्ष किस अवस्था में है, वो गति की अवस्था में होते हैं। चलिए अब गति के प्रकार पढ़ते हैं। गति के प्रकार कौन कौन से होते हैं। पहला हमारा सरल रेखीय गति। कौन सा है भाई, सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति का मतलब क्या होगा, सीधी रेखा में गति। कौन सी गति, सीधी रेखा में गति। जी हाँ, मान लो दीवार के दो दीवारों के बीच में हमने एक धागा बांध दिया और बे पर आप कीड़ी छोड़ दिया, चिंटी छोड़ दी, अब सीधी सीधी जाओगी, सीधी सीधी जाओगी तो बेंगी गति कौन सी है, सरल रेखीय गति है। कौन सी गति है, सरल रेखीय गति है। या मान लो कोई घर का सारा कोई नाली है, बैग वहां कोई जीव जंतु चालन लाग रही है, सीधो सीधो चालन लाग रहे हैं, तो बैंक गति कौन सी है, सरल रेखीय गति है। कौन सी गति है, सरल रेखीय गति। या सीधी सड़क पर कोई वस्तु जा रही है तो उसकी वस्तु की गति कौन सी है, सरल रेखीय गति है। यानी सरल रेखा के अनुदिश, जी हाँ, सरल रेखा के अनुदिश होने वाली गति को हम क्या कहते हैं, सरल रेखीय गति कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, सरल रेखीय गति कहा जाता है। एक होता है स्थानांतरीय गति। अब देखिए, सरल रेखीय गति के अंदर हम क्या यूज करेंगे, कण यूज करेंगे, क्योंकि कण जो होता है वो उसकी विमा जो होती है वो कम होती है। यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात करें तो उसको हम नगण्य मान सकते हैं। एक होती है स्थानांतरीय गति। स्थानांतरीय गति का मतलब होता है वस्तु की सीधी रेखा में गति। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग गौर करना, सरल रेखीय गति को जब हम परिभाषित करेंगे तो हम कहेंगे कि कण की सीधी रेखा में गति, और जब हम स्थानांतरीय गति की बात करेंगे तो वस्तु की सीधी रेखा में गति। बाकी जैसा नाम है उसके अनुसार आप बता सकते हैं। जैसे वर्तीय गति है, वर्तीय गति का मतलब है कण की वर्ताकार मार्ग पर गति। कोई भी वर्ताकार मार्ग है उस पर जो गति होती है किसी कण की, उस गति को हम क्या कहते हैं, वर्ताकार गति कहते हैं। कौन सी गति कहते हैं, ये कौन सी गति होगी, यहाँ पर कोई गति कर रहा है कण तो उसकी गति कौन सी होगी, वर्ताकार गति होगी। उसके बाद हम बात करें घूर्णन गति, तो घूर्णन गति क्या होती है, वस्तु की वर्ताकार पथ पर जो गति होती है उसको हम क्या कहेंगे, घूर्णन गति। या हम इसको दूसरी तरीके से और भी परिभाषित कर सकते हैं, किसी अक्ष के सापेक्ष जो गति हो रही है वर्ताकार पथ पर उसको हम क्या कहते हैं, घूर्णन गति। जैसे पंखे की जो गति होती है वो एक अक्ष के सापेक्ष गति हो रही है तो वो कौन सी गति है, घूर्णन गति है। जिसे पृथ्वी भी दो तरह की गति करती है, एक तो वर्ताकार गति जिसको हम दीर्घ वर्ताकार, हालांकि दीर्घ वर्ताकार बोलते हैं, उसका पथ क्या सा होता है, इस प्रकार से होता है, केवल वर्ताकार नहीं होती, दीर्घ वर्ताकार पथ में गति करती है। और दूसरी जो गति होती है वो कौन सी होती है, घूर्णन गति होती है दोस्तों। यानी पृथ्वी अपनी अक्ष के चारों ओर जब घूमती है तो उसको हम क्या कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। कौन सी गति कहते हैं, घूर्णन गति। आपको पता है कि जो वर्ताकार गति है या दीर्घ वर्ताकार गति है उसकी वजह से क्या होता है, मौसम में बदलाव होता है। क्या होता है, मौसम में बदलाव होता है।
और घूर्णन गति के कारण दिन और रात बनते हैं। जी हाँ, घूर्णन गति के कारण दिन और रात बनते हैं, जबकि वृत्ताकार या दीर्घ वृत्ताकार जो गति जिसको हम कहते हैं उसकी वजह से क्या होता है, मौसम में बदलाव होता है। एक होता है दोलनी गति। कौन सी होती है? दोलनी गति। जब वस्तु की निश्चित बिंदु के इधर उधर गति हो, जैसे कि घड़ी का जो पेंडुलम होता है, एक बार इधर जाता है, एक बार इधर जाता है, एक बार इधर जाता है और एक बार इधर जाता है, तो घड़ी के पेंडुलम की गति, जी हाँ दोस्तों, घड़ी के पेंडुलम की जो गति है वो किस प्रकार की गति है? घड़ी के पेंडुलम की गति कौन सी गति है? दोलनी गति। जब एक वस्तु के जब एक बिंदु के दाएं बाएं गति होती है, एक निश्चित बिंदु के दाएं बाएं इधर उधर गति होती है, उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? दोलनी गति कहा जाता है। जैसे झूले की गति है, तो झूला एक बार आगे जाता है, एक बार पीछे जाता है, एक बार आगे जाता है, एक बार पीछे जाता है, तो गति कौन सी होगी? दोलनी गति होगी। कंपनी गति। कंपनी गति कौन सी होती है? दोलनी गति पर कम आयाम की जो गति होती है उसको क्या कहते हैं अपन? कंपनी गति कहते हैं। कम आयाम, इसको हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। जैसे मान लो कि ये हमारा क्या है, घड़ी का जैसे मान लो पेंडुलम है, एक बार ये इधर जाएगा और एक बार ये इधर जाएगा। सबसे पहले तो देखो आयाम क्या होता है, इसको परिभाषित करें हम आयाम को, तो आयाम क्या होता है? दोलनी गति के अंदर जो अधिकतम विस्थापन होता है, क्या होता है दोस्तों? अधिकतम विस्थापन। अधिकतम विस्थापन, दोलनी गति में जो अधिकतम विस्थापन होता है उसको हम क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। अगर ये आयाम ज्यादा है, ये आयाम ज्यादा है, तब तो बोलते हैं इसको दोलनी गति। क्या बोलते हैं? दोलनी गति। और ये आयाम जो है वो बहुत कम है, तो इसको बोलते हैं कंपनिक गति। कौन सी बोलते हैं? कंपनिक गति। जैसे मान लो कोई बर्तन हमारे हाथ से छूट जाए, तो वो क्या करने लग जाता है? कंपन करने लग जाता है। अब वो वस्तु जिन कणों से मिलकर के बनी है, उन कणों का क्या होता है? अपनी माध्य स्थिति के सापेक्ष विस्थापन होता है, लेकिन ये विस्थापन जो होता है, यानी ये जो आयाम होता है, ये क्या होता है? बहुत कम होता है, नगण्य के बराबर होता है। इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं? कंपनिक गति कहा जाता है। तो आप ध्यान में रखना, सरल रेखीय गति है वो क्या है? कण की सीधी रेखा में गति। स्थानांतरीय गति क्या है? वस्तु की सीधी रेखा में गति। वर्तीय गति क्या है? कण की वृत्ताकार मार्ग पर गति। घूर्णन गति क्या है? वस्तु की गति, वस्तु की वृत्ताकार पथ पर गति। घूर्णन गति को हम दूसरी तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, एक अक्ष के चारों ओर, अपनी अक्ष के चारों ओर गति होने वाली जो गति है उसको क्या कहेंगे अपन? घूर्णन गति। दोलनी गति जो होती है, एक निश्चित बिंदु के, एक माध्य बिंदु के इधर उधर दाएं बाएं आगे पीछे होने वाली गति को हम क्या कहेंगे? दोलनी गति। और दोलनी गति के अंदर यदि आयाम का मान कम है, यदि आयाम का मान बहुत कम है, अल्प है, बहुत कम है, तो उस गति को हम क्या कहेंगे? कंपनिक गति कहते हैं दोस्तों। जी हाँ, क्या बोलेंगे? कंपनिक गति कहते हैं। अब देखिए विमीय गति क्या होती है? कौन सी गति? विमीय गति। पहले हम बात करें एक विमीय गति। कौन सी है दोस्तों? एक विमीय गति। फिर हम पढ़ेंगे द्विविमीय गति, फिर कहेंगे हम त्रिविमीय गति। एक विमीय गति में क्या होता है? केवल एक विमा में परिवर्तन होता है। क्या होता है? एक विमा में परिवर्तन होता है। हम कह सकते हैं कि जो सरल रेखा में गति होने वाली है, चाहे वो वस्तु की है चाहे वो कण की है, उसकी गति को हम क्या कहेंगे? एक विमीय गति कहेंगे। केवल एक्स अक्ष पर गति हो रही है। क्या हो रही है? केवल एक्स अक्ष पर गति हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे एक विमीय गति। जैसे सीधी सड़क पर कोई बस की जो गति है वो कैसी होगी? एक विमीय गति होगी। कैसी होगी? एक विमीय गति कहलाती है। जब दो विमाओं में गति हो, यानी कि एक्स और वाई अक्ष के सापेक्ष वस्तु की स्थिति परिवर्तित हो रही हो, तो उसकी गति को हम क्या कहेंगे? द्विविमीय गति। और द्विविमीय गति को हम यूं भी परिभाषित कर सकते हैं कि समतल में होने वाली गति। जी हाँ दोस्तों, समतल में कोई वस्तु गति कर रही है, कोई कण गति कर रहा है, तो उसकी गति को हम क्या कहेंगे? द्विविमीय गति कहेंगे। क्या कहेंगे? द्विविमीय गति कहेंगे।
जैसे सूर्य की परिक्रमा करते ग्रहों की गति जो है, अगर हम बात करें, एक तल मान करके बात करें, तो उसकी दो विमाओं के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन होता है। एक होता है त्रिविमीय गति, या कहें कि हम आकाश में होने वाली गति, यानी सभी दिशाओं के अंदर जो गति होगी उसको हम क्या बोलेंगे, त्रिविमीय गति कहेंगे। आकाश में उड़ता पक्षी, आकाश में उड़ता पक्षी, उड़ती पतंग, उड़ता हवाई जहाज, इनकी गति कैसी होती है, त्रिविमीय। और यहाँ पर जो जो गति होती है दोस्तों, यहाँ पर जो गति होती है वो तीन विमाओं के सापेक्ष, यानी कि एक्स वाई जेड के सापेक्ष क्या होती है, परिवर्तित होती है। तो आप ध्यान में रखोगे, सल रेखा में गति जो होती है उसको हम बोलते हैं एक विमीय गति, समतल में जो गति होती है उसको हम कहेंगे द्विविमीय गति, और आकाश में जो गति होती है उसको हम क्या कहेंगे, त्रिविमीय गति कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, त्रिविमीय गति कहेंगे। अब देखो, मुक्त रूप से गिरते पिंड की गति की स्थितियां क्या होती है। अगर किसी वस्तु को h ऊंचाई से गिराया जाए, किसी वस्तु को h ऊंचाई से गिराया जाए तो उसकी क्या क्या स्थिति बनेगी। देखिए, यदि एक पिंड किसी ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरता है तो पिंड का प्रारंभिक वेग शून्य होता है। इस अवस्था के अंदर ये हमारे पास कोई वस्तु है और इसको हम h ऊंचाई से गिराएंगे, इस अवस्था के अंदर ये विरामावस्था में है, तो यहाँ पर इसका जो प्रारंभिक वेग जो है वो क्या माना जाएगा दोस्तों, शून्य माना जाएगा। प्रारंभिक वेग क्या माना जाएगा, शून्य माना जाएगा, ये ध्यान में रखना है। यदि एक पिंड को ऊंचाई h से मुक्त रूप से गिराए तो पिंड का प्रारंभिक वेग हम क्या लेंगे दोस्तों, शून्य लेंगे। पिंड का प्रारंभिक वेग क्या लेंगे, शून्य लेंगे। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट क्या है, यदि एक पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाए, यदि किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाए तो पिंड का अंतिम वेग जो होता है, पिंड का अंतिम जो वेग होता है वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। यानी कि जब हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है जहां पर अंतिम वेग क्या हो जाता है, शून्य होता है, और उसके बाद वस्तु नीचे की ओर आनी शुरू हो जाती है। तो ये भी ध्यान में रखना है, जब वस्तु को मुक्त रूप से ऊपर से नीचे की ओर गिराते हैं तो प्रारंभिक वेग शून्य होता है, और नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो अंतिम वेग एक बार क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। अगला पॉइंट है, यदि पिंड को ऊर्ध्वाधर गिराया जाता है तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, धनात्मक, क्योंकि पिंड का वेग बढ़ता है। जब हम ऊपर से नीचे की ओर गिराएंगे तो वस्तु का वेग क्या करेगा, लगातार बढ़ेगा, और वस्तु के वेग में अगर परिवर्तन हो रहा है और वेग बढ़ रहा है तब हम क्या कहते हैं कि जो त्वरण उत्पन्न होगा वो त्वरण कैसा होगा, हमारा पॉजिटिव होगा, यानी कि धनात्मक होगा। त्वरण कैसा होगा, हमारा धनात्मक होगा, क्योंकि पिंड का वेग क्या होता है, बढ़ता है। जबकि किसी ऊंचाई से गिरते पिंड को जमीन पर पहुंचने में लगा समय तथा जमीन से ऊपर आने में लगा समय क्या रहता है, बराबर होता है। इसका मतलब है किसी वस्तु को ऊपर जाने में जितना समय लगता है उतना ही समय वस्तु को नीचे आने में लगता है। किसी वस्तु को जितना समय ऊपर जाने में लगता है उतना ही समय क्या होता है, नीचे आने में लगता है। यदि पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वेग कम होने के कारण गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या लेंगे, अपन ऋणात्मक लेंगे। क्यों लेंगे, जब हम वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उसका वेग क्या हो जाता है, कम होता जाता है, और एक स्थिति में जाकर के उसका वेग क्या हो जाता है, शून्य, यानी अंतिम वेग क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। जब वेग में कमी हो रही है, जब वेग में कमी हो रही है समय के सापेक्ष, तो त्वरण का मान क्या लेंगे अपन, धनात्मक, क्योंकि त्वरण की परिभाषा क्या है, त्वरण की परिभाषा क्या है, वेग में परिवर्तन की दर। जी हाँ, वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। यदि वस्तु का वेग लगातार बढ़ रहा है, यदि वस्तु का वेग लगातार बढ़ रहा है तो त्वरण का मान क्या होगा, धनात्मक, और वस्तु का वेग लगातार घट रहा है तो त्वरण का मान क्या होगा, ऋणात्मक होता है। उसके बाद एक गति है हमारी प्रक्षेप्य गति। जैसे क्रिकेट के अंदर जब खिलाड़ी जो है शॉट लगाता है तो बॉल जो है वो कुछ इस प्रकार से जाकर के गिरती है, किस पथ में, परवलयाकार पथ में जाकर के गिरती है। इसी गति को हम क्या कहते हैं, प्रक्षेप्य गति। क्या कहते हैं, प्रक्षेप्य गति। जैसे तोप से दागे गए गोले की गति,
तोप से दागे गए गोले की गति कैसी है? प्रक्षेप्य गति है। लड़ाकू विमान से फेंके गए बम की गति वो भी कैसी होगी? बम की गति वो भी कैसी होगी हमारी? प्रक्षेप्य गति करेगा। कैसी गति करेगा? प्रक्षेप्य गति। क्षैतिज से किसी कोण पर फेंकी गई गेंद की गति, जैसे हम फेंकते हैं, बॉल फेंकते हैं तो उसकी गति उसकी जो पथ होता है वो कैसा होता है हमारा? पैराबोलिक होता है, यानी परवलयाकार होता है। तो कौन सी गति करेगा? प्रक्षेप्य गति करेगा। क्रिकेट की गेंद को बल्ले से मारने पर गति, रॉकेट की गति, मिसाइल के आक्रमण की गति, चक्का फेंक में चक्के की गति। चक्का कैसे जाएगा भाई? पहले ऊपर फिर नीचे, इस प्रकार से आएगा। और देखो, अगर हमें किसी वस्तु को अधिकतम दूरी तक पहुंचाना है, किसी वस्तु को अधिकतम दूरी तक पहुंचाना है, तो उस वस्तु को किस कोण पर? 45 डिग्री के कोण पर फेंकना होगा। किस कोण पर फेंकना होगा? 45 कोण पर फेंकना होगा। इसको बोलते हैं अधिकतम क्षैतिज परास। क्या बोलते हैं? अधिकतम क्षैतिज परास। ये जो यहाँ पर देख रहे हो आप, ये जो दूरी है इसको बोलते हैं महत्तम परास। और इसके लिए क्या जरूरी है कि वस्तु को किस कोण पर फेंकना होगा? 45 डिग्री के कोण पर फेंकना होगा। वस्तु को किस कोण पर फेंकना होगा? 45 डिग्री के कोण पर फेंकना होगा। तो लंबी कूद में 45 डिग्री के कोण पर कूदना चाहिए भाई। लंबी जो कूद होती है उसको किस कोण पर? 45 डिग्री के कोण पर कूदेगा तो वो ज्यादा लंबी दूरी तय करेगा। और ये ध्यान में रखना है, त्वरण जो होता है प्रक्षेप्य गति के अंदर हमेशा नियत बना रहता है। त्वरण का मान क्या बना रहता है? नियत बना रहता है। ठीक है भाई, ये हमारी प्रक्षेप्य गति थी। और अगली क्लास के अंदर हम न्यूटन की गति के नियम पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते, जय हिंद।